बच्चों, हमारी ज्योग्राफी के 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो आज का हमारा नया चैप्टर है बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है बेटा? आज के चैप्टर की हमारी हेडिंग है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। भू आकृतियाँ यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं और उनका विकास किस प्रकार से होता है। तो इसको ध्यान से सुनिए, मैं आपको आपकी बुक की लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ। जो पृथ्वी है उसके धरातल का जो निर्माण है, उसको निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक होते हैं, जैसे प्रवाहित जल यानी बहता हुआ जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद और तरंग। ये सब क्या करते हैं? अपर्दन करते हैं। यानी कि अपर्दन होता है बेटा जब कोई चीज़ किसी को काटती छाटती है। और जो अपर्दन धरातलीय स्वरूप को, जो अपर्दन होता है वो क्या है? धरातलीय स्वरूप को, धरातल का स्वरूप बदल देते हैं। निक्षेपण होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। कहने का अभिप्राय है बेटा, देखिए जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको पेंसिल का देकर समझाती हूँ। जब एक कोई नई पेंसिल होती है हमारे पास, तो क्या होती है, जब हम उसको छीलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि काटना छीलना स्टार्ट करते हैं शार्पनर से या ब्लेड से, तो क्या होता है, उसकी जो छीलने के बाद क्या है, उसकी जो शेप होती है वो अपर्दन हो, मतलब जब हम काट छाँट का कार्य करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपर्दित हो जाती है। और उसके बाद क्या, उसमें से जो एक नई शेप निकल जाती है, यानी कि वो क्या है, जो नई शेप निकलती है वो क्या कहलाती है, वो निक्षेप हो जाती है। यानी कि जब वो काटने के बाद जब उस चीज़ को हम इकट्ठा कर देते हैं तो क्या है, वो निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोनों से ही क्या आकृतियों का, अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। तो वो आज हम जो, तो मतलब कहने का अभिप्राय है, छोटे से मध्यम आकार के जो भूखंड होते हैं वो भू आकृति कहलाते हैं। इसके द्वारा क्या है, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। आगे देखिए बेटा, बहुत सी जो संबंधित भू आकृतियाँ होती हैं वो मिलकर भू दृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत यानी कि बड़े बड़े भाग होते हैं। और जो जितनी भी भू आकृतियाँ होती हैं उनकी अपनी भौतिक आकृति, आकार और पदार्थ होते हैं। और कुछ भू प्रक्रियाएँ और उनके कारकों द्वारा निर्मित होते हैं। और जितनी भी भू आकृतिक प्रक्रियाएँ होती हैं वो धीमी गति से कार्य करती हैं और बहुत लंबे समय के बाद क्या है, उनके द्वारा अलग अलग आकार बनते हैं। जितनी भी भू आकृतियों का आरंभ हो, प्रत्येक भू आकृति का क्या होता है, एक आरंभ होता है। और भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति और प्रकृति में भी क्या है, बदलाव आते रहते हैं। यानी कि क्या है, ये बहुत धीमी गति से होता है बेटा और बहुत लंबे समय तक लगातार चलता रहता है। जलवायु संबंधी बदलाव और वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं वे प्रक्रिया स्वयं परिवर्तित होकर अलग अलग आकृतियों का निर्माण करती हैं। यानी कि जब हवा चलती है तो हवा के द्वारा भी क्या है, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं। विकास का जो अर्थ होता है, भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, भू आकृतिक प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो इतिहास है, विकास है, वो उसका एक इतिहास है कि यानी कि जैसे जैसे समय बदलता है उसमें भी क्या है, समय के साथ परिवर्तन होता जाता है। और स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, जैसे जीवन, मनुष्य के जीवन में भी क्या होती है, युवावस्था, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है मनुष्य। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तो अलग अलग अवस्थाओं से ही गुजरने, जैसे मनुष्य अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है उसी प्रकार से जितने भी स्थल के ऊपर जितनी भी आकृतियाँ होती हैं उनके भी क्या है, वो भी अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। तो अब सबसे पहले आज देखिए बच्चों, हम इसके अंदर बहते हुए जल, प्रवाहित जल का मतलब होता है बहता हुआ जल, तो बहते हुए जल के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हमारी आज की फर्स्ट हेडिंग आती है बेटा प्रवाहित जल। तो इसमें देखिए, आर्द्र प्रदेशों में यानी कि नमी वाले प्रदेशों में जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, नेचुरल सी बात है बेटा, जहाँ बारिश अधिक होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे नमी भी अधिक पाई जाएगी। तो उसमें जो बहता हुआ जल होता है, क्योंकि बारिश के अंदर क्या है, बारिश जब लगातार आती है तो पानी क्या है बेटा, अपने लिए खुद रास्ता बना लेता है, वो लगातार बहता रहता है। तो पानी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक होता है जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अब एक ही जगह के ऊपर देखिए, जब लगातार पानी गिरता है तो क्या है, वहाँ पर उसमें घिसाव आ जाता है। जैसे कुएँ वगैरह, अब आजकल तो बेटा देखिए कुएँ होते नहीं, लेकिन पहले पुराने टाइम में क्या, कुएँ जब होते थे तो कुएँ के अंदर क्या है, जब वो
बाल्टी के ऊपर रस्सी बांधकर जब उसे कुएं में डाला जाता था, जब वो रस्सी को बाल्टी पानी भरने के बाद उसे जब खींचा जाता था तो जिस जगह के ऊपर उस रस्सी के निशान पड़ते थे, लगातार संघर्ष के कारण, लगातार घिसने के कारण क्या है, उस माँ का जो मतलब जो पत्थर जो होता है, कुएं की जो चबूतरा होता है उसके ऊपर भी क्या है निशान पड़ जाते हैं और उसमें भी क्या है गड्ढा हो जाता है। उसी प्रकार से जो बहता हुआ जो जल होता है, एक जगह जब वो लगातार गिरता है तो वहाँ पर क्या है वो कटाव करता है, अपरदन की प्रक्रिया करता है। प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं, एक क्या होता है धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ होता है और दूसरा रैखिक प्रवाह होता है जो घाटियों में, नदियों में, सरिताओं के रूप में मतलब लगातार बहता रहता है। जो प्रवाहित जल होता है उसके द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित होते हैं। यानी कि जब पहाड़ों के ऊपर से नदियां बहती हुई आती हैं तो वो क्या है अपरदन की प्रक्रिया करती हुई आती है और अपने साथ क्या है अलग अलग प्रकार के कंकड़, पत्थर, मिट्टी अपने साथ भाकर लेकर आती हैं। और जैसे जैसे नदी क्या होती है, जब नदी ऊपर से पहाड़ों से बहती है तो उसका जो ढाल होता है बहुत तीव्र होता है, लेकिन जब वो नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो उसका जो वेग होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और इससे क्या होता है, पहले अपरदन होता है, उसके बाद वो निक्षेपण का कार्य स्टार्ट कर देती है। यानी कि वो अपने साथ जो कुछ भी भाग कर लाती है वो उसे अब इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तेज ढाल से बहती हुई जो सरिताएं होती हैं या नदियां होती हैं वो भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती हैं। यानी कि जो नदियां होती हैं उसके द्वारा भी क्या है अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, लेकिन नदियों के मध्यम और धीमे ढाल पर बने आकारों की जो अपेक्षा वो ये क्या होते हैं बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल यानी कि बहता हुआ जो जल होता है उसका अगर ढाल मंद होगा तो उसका उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। और मतलब जब पानी धीरे धीरे बहता हुआ आ रहा है तो बेटा क्या वो अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ज़्यादा इकट्ठा करके लाएगा। लेकिन जब पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है तो तेज़ी से आने के कारण क्या है वो ज़्यादा सामान अपने साथ इकट्ठा नहीं कर पाएगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी का जो तल होता है वो समतल हो जाता है तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है। यानी कि उसके किनारों का जो अपरदन होता है वो बढ़ जाता है और इसके कारण क्या होता है पहाड़ियाँ और जो घाटियाँ होती हैं वो समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि वो उनका कटाव होते होते एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल प्लेन एरिया बन जाता है। तो ये बहते हुए जल के कारण जो अलग अलग प्रकार से जो अपरदन होता है वो बताया गया है। आगे देखिए बच्चों, स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का ही कारण होता है। जो परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण और विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। जो बहता हुआ जो जल होता है वो घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में भाग कर लाए गए तलछटों के कारण छोटी और क्षुद्र सरिताएं बन जाती हैं, मतलब छोटी छोटी धाराएं निकल जाती हैं उसमें से। और इन अवनलिकाओं में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित यानी कि एक दूसरे के अंदर इकट्ठी होकर वो क्या है घाटियों का पूरा एक जाल बिछा देती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात और सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाती हैं। मध्यावस्था में क्या होता है जो नदियाँ होती हैं उनके तल में धीमा कटाव होता है और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। और कालांतर में क्या है घाटियों के किनारों की जो ढाल होती है मंद हो जाती है और इस प्रकार से अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक निम्न होते चले जाते हैं। यानी कि अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं, अलग अलग अवस्थाओं के अंदर जो नदियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। और जब ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते हैं और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता रहता है, लगातार चलता रहता है और इसके अंदर जो क्या होते हैं चट्टानों के छोटे छोटे अवशेष दिखाई देते हैं जिन्हें मोनाड नौ कहा जाता है। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान को क्या है पेनीप्लेन या समप्राय मैदान भी कहा जाता है। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अब देखिए जो बहता हुआ जल है उससे जो आकृतियां बनती हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए इससे कौन कौन सी अवस्थाएं बनती हैं। तो सबसे पहली आती है बेटा, जो सबसे पहली अवस्था होती है वो कौन सी होती है, सबसे फर्स्ट आती है युवा अवस्था जिसे यूथ कहा जाता है। इस अवस्था में जो नदियों की संख्या क्या होती है बहुत कम होती है और ये जो नदियाँ होती है वो उथली वी आकार की घाटी बनाती है, यानी कि वो इस प्रकार की घाटियों का निर्माण करती हैं जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान या मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं।
जल विभाजक अत्यधिक चौड़े और समतल होते हैं। इनमें दलदल और झीलें पाई जाती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी जो होती हैं वो विसर्प की आकृति यानी सांप की आकृति बनाती हैं। और ये जो विसर्प होते हैं वो ऊंचे धरातल में गंभीरभूत हो जाते हैं, यानी कि विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये इनकी जो गहराई होती है यानी कि जो गहराई होती है वो बढ़ती चली जाती है। और इसकी जो ढाल होते हैं बिल्कुल तीव्र खड़े ढाल होते हैं। यहाँ पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। ये जलप्रपात और शिप्रिकाएँ बनाते हैं। तो ये था बेटा फर्स्ट युवावस्था। ये फर्स्ट युवावस्था क्योंकि युवावस्था में क्या है, इसकी नदी की जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है। सेकंड आता है बेटा, सेकंड होता है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ा ये जिसे मैच्योर कहा जाता है। इस अवस्था में नदियों की जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। प्रौढ़ावस्था में सहायक नदियाँ भी मिल जाती हैं। इससे पानी का वेग बढ़ जाता है और नदी घाटियाँ वी आकार की होती है, लेकिन उसकी गहराई और ज़्यादा, मतलब ये वी आकार में क्या और ज़्यादा गहरी होती चली जाती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई बहती रहती है। युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत और अंतर नदीय दलदलीय क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं, यानी छिप जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जो जलप्रपात और छिप्रिकाएँ होती हैं वो छिप जाती हैं। ये प्रौढ़ अवस्था के अंदर जो आकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है बेटा वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में देखिए ओल्ड अवस्था जिसे कहा जाता है। वृद्ध अवस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं, ढाल मंद हो जाता है, मतलब लास्ट स्टेज तक आते आते जो नदियों के जो ढाल होता है वो बिल्कुल मंद हो जाता है और नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती हुई नदी विसर्प, यानी कि अब वो मैदानों में उतर आती हैं और यहाँ आकर वो क्या है, तटबंध नदी विसर्प, गोखुर झील आदि बनाती हैं। जो विभाजक होता है वो विस्तृत तथा समतल होता है और इसमें झील और दलदल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है क्या है वो मैदानों के अंदर ही रहता है। मैदानों में मिट्टी होती है, वो मिट्टी पानी को सोख लेता है। अधिकतर जो भूदृश्य होता है वो समुद्र तल के बराबर या थोड़ी ऊंचाई के इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से बताया गया है बेटा कि जो बहता हुआ जल है वो उस अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है और अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा अपरदित स्थल रूप। अपरदित स्थल रूप के अंदर देखिए सबसे फर्स्ट आती है घाटियाँ। घाटियों का जो आरंभ होता है वो तंग व छोटी छोटी नदियों से होता है। ये जो नदियाँ होती हैं वो धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं और ये अवनलिकाएँ धीरे धीरे और गहरी होती जाती हैं और चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का निर्माण करती हैं। और इनकी जो चौड़ाई, लंबाई और आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि में विकसित हो जाती हैं। गॉर्ज क्या होता है, गहरी संकरी घाटी होती है। देखिए बेटा फिगर के अंदर भी दिखाया गया है, जो ये क्या दिखाया गया है 7.1 फिगर देखिए, ये गोर्ज दिखाया गया है, यानी कि ऊपर से जब पानी लगातार नीचे गिरता रहता है तो क्या है ये गोर्ज का निर्माण होता है। ये देखिए कितना गहरा होता चला गया है। और एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल पर ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है और इसके विपरीत जो कैनियन होता है उसकी अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है, यानी कि गॉर्ज की गहराई अधिक होती है लेकिन कैनियन का ऊपर वाला जो एरिया होता है वो चौड़ा होता है। कैनियन गॉर्ज का एक दूसरा रूप होता है और चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी के आकार निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए कैनियन का जो निर्माण होता है वो अवसादी चट्टानों के क्षितिज में जाने के कारण और गॉर्ज कठोर चट्टानों के कारण बनता है। तो ये था बेटा गॉर्ज और कैनियन के बारे में। ये देखिए ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा विसर्प लूप जो घाटी के कैनियन जैसा, ये देखिए कैनियन जो होता है बेटा उसके ऊपर का एरिया, देखिए कैनियन क्या है इसका ऊपर का एरिया चौड़ा होता है, लेकिन गॉर्ज का क्या होता है, गॉर्ज का नीचे का एरिया यानी कि उसकी गहराई बहुत अधिक होती है। तो ये कैनियन और गॉर्ज कहलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा जलगर्तिका या अवनमित कुंड। तो इसमें देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियाँ होती है वो अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमती रहती हैं, जिससे जलगर्तिका, यानी कि इसके अंदर क्या है इस प्रकार से गोल गोल में घूमते जिसे जलगर्तिका कहते हैं। और एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर गोलाश्म इस गर्तों में इकट्ठित होते हैं, मतलब इसमें पत्थर इकट्ठे होते रहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से टुकड़े इकट्ठे होते रहते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रवाहित जल इनके साथ साथ घूमता है तो इनकी जो गहराई है, इनका जो आकार है वो और गहरा होता जाता है और ये गर्त क्या है आपस में मिल जाते हैं और बड़ी बड़ी नदी घाटियों का निर्माण करते हैं। जलप्रपात के तल में गहरे और बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है जो जल की ऊंचाई के
से गिरने और उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। और ऐसे विशाल और गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बने हुए जो कुंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अवनमित कुंड कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट आता है अर्धस्फटिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई जो नदियाँ होती हैं वो सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। और तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई जो नदियाँ होती हैं बहुत गहराई तक अपरदन यानी कि कटाव छटाव करती हुई चलती हैं। इस प्रकार से क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर जो नदियाँ होती हैं वो वक्रित होकर बहती हैं और नदी विसर्प बनाती हैं, और ये नदी विसर्प का निर्माण करती हैं। और इन नदी विसर्पों का जो बाढ़ का मैदान होता है वो डेल्टा मैदानों पर पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है, जो नदियों का ढाल होता है बहुत मंद होता है, कठोर चट्टानों को काटती हैं और ये गहरे विसर्प का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा नदी वेदिकाएँ। नदी वेदिकाएँ में देखिए बेटा, नदी वेदिकाएँ प्रारंभिक बाढ़ मैदान या पुरानी नदी घाटियों के तल के चिन्ह होते हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल के रूप में पाए जाते हैं। और जो बाढ़ के मैदान के लंबवत अपरदन से इनका निर्माण होता है, और इनकी जो ऊंचाइयाँ होती है वो कई वेदिकाओं में हो सकती है, जो आरंभिक नदी जल स्तर को भी दर्शाते हैं। और जो नदी वेदिकाएँ होती हैं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली भी हो सकती हैं, और इन्हें युगम वेदिका भी कहा जाता है। इन्हें युगम वेदिका भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप में देखिए, निक्षेपित स्थल रूप क्या होता है? निक्षेपित स्थल रूप के अंदर सबसे पहले आता है बेटा जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख में देखिए, जलोढ़ पंख क्या होता है? जलोढ़ पंख के अंदर क्या होता है? जो जलोढ़ पंख होता है वो जब नदियाँ ऊंचे स्थानों से बहती हुई गिरिपथ और मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती हैं तो क्या है, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, और उसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। साधारणतः जो पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वो बड़े बड़े आकार के मतलब बड़े बड़े पत्थरों को भाग कर लाती हैं, और मंद ढालों पर नदियाँ यह भार मतलब छोटे पत्थरों को इन भार को सहने में असमर्थ हो जाती हैं, और यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। ये देखिए बेटा, ये जलोढ़ पंख का एक डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए, ये पंख के रूप में यहाँ पर एक निक्षेपित कर देती हैं, इसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वो अपनी वास्तविक वहाँ मार्ग से बहुत दूर नहीं बहती, लेकिन अपना मार्ग बदल लेती हैं और अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे जल वितरिकाएँ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा डेल्टा। डेल्टा में देखिए, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही तरह होता है, लेकिन इसके विकसित होने का स्थान अलग अलग होता है। नदी अपने द्वारा लाए गए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है, और क्या है, वो पानी आगे निकल जाता है, वो सारा सामान वहीं इकट्ठा हो जाता है और शंकु के रूप में फैल जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे डेल्टा कहा जाता है। और जो डेल्टा जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई भी बढ़ती जाती है, और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता चला जाता है। ये देखिए बेटा, कृष्णा नदी डेल्टा ये आंध्र प्रदेश के एरिया में दिखाया गया है। देखिए अलग अलग वितरिकाओं में ये बट गया है, तो ये क्या है, डेल्टा कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा बाढ़ का मैदान या प्राकृतिक तटबंध या विसर्पी रोधिका। जिस प्रकार से अपरदन से घाटियाँ बनती हैं उसी प्रकार से निक्षेपण से बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तेज ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के जो पदार्थ होते हैं वो पहले इकट्ठे हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, और इस प्रकार जो छोटे पदार्थ होते हैं वो अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग धाराओं में आकर मिल जाते हैं, और इस प्रकार से बाढ़ आने पर जो पानी होता है वो तटों तक फैल जाता है, और जो निक्षेपित जो चीज़ें होती हैं उसके तल में जमा हो जाती हैं, और यही क्या कहलाते हैं, बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहाड़ों के ऊपर से बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, और इसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। ये देखिए बेटा, ये प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिकाओं का चित्र दिखाया गया है, डायग्राम। ये देखिए, ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया गया है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है जो बाढ़ के मैदानों से ही संबंधित होते हैं। इनके जो तटबंध होते हैं वो बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल रेखाओं के निम्न और समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं।
और ये जो नदी रोधिकाएँ या विसर्पी रोधिकाएँ होती है, बड़ी नदी विसर्पों के अवतल के ढालों पर पाई जाती हैं। इस प्रकार इनके जो अवसाद होते हैं वो मिश्रित प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा नदी विसर्प। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, नदी विसर्प यानी कि सांप की आकृति है। इस प्रकार से सांप की आकृति बनाती है। विस्तृत बाढ़ और डेल्टा मैदानों में नदियाँ सीधे मार्गों में बहती हैं, लेकिन बाढ़ और डेल्टाई मैदानों में लूप यानी कि इस प्रकार से टेढ़ी सांप की आकृति में बहती है। इसे विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप नहरों का एक प्रकार का चैनल प्रारूप होता है। इसके नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज कटाव होता है। तटों पर जलोढ़ का अनियमित जमाव होता है, जिससे जल के दबाव के कारण ये देखिए बेटा ये दिखाया गया है, ये नदी विसर्प दिखाई गई है। ये देखिए अलग ये नदी विसर्प है। ये सांप की आकृति के अंदर ये बहती हुई, जिसमें सांप की आकृति बन जाती है। इसका जो ढाल होता है अत्यधिक मंद हो जाता है और पानी का जो प्रवाह होता है वो धीमा होता चला जाता है। और पार्श्वों का जो कटाव होता है वो परिवर्तित हो जाता है। और ये जो मोड़, इसके ऊपर क्या अलग अलग प्रकार के मोड़ होते हैं। और इन जब ये बहुत तीव्र, जैसे देखिए ये इस प्रकार से जब नदियाँ बहती हुई आती है तो बेटा क्या है, ये देखिए यहाँ से इस एरिया को अलग कर देती हैं, यहाँ से ये एरिया अलग हो जाता है, यहाँ से ये एरिया अलग हो जाता है। तो ये जो अलग किए हुए जो एरिया होते हैं ये क्या है, गाय की खुर जैसी आकृति बनाती हैं। इन्हें क्या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। इन्हें गोखुर झील कहा जाता है। नेक्स्ट है भौमजल। भौमजल होता है यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौमजल का अपरदन के कारक के रूप में इससे भी क्या स्थल रूपों का निर्माण होता है। जब चट्टानें कम सघन अत्यधिक संधियों दरारों वाली होती हैं तो क्या है, इनका श्रावण अधिक आसानी से हो जाता है। और लंबवत गहराई पर जाने के कारण जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों या छेदों में चला बहना शुरू कर देता है। और इस कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जाता, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से बेटा ये भौमजल का निर्माण, भौमजल के द्वारा अलग अलग प्रकार का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों ये इसके अंदर इसके द्वारा क्या कास्ट नामक स्थलाकृति का निर्माण भी होता है। तो ये बेटा आज आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार की बुक रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।